जहां सियासी चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं हरक सिंह रावत, क्या होगा उनके राजनीतिक भविष्य पर, किस तरह का फैसला लिया जाना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? बीजेपी ने तो साफ उन्हें बाहर निकाल दिया, किसी तरह का कोई चांस या गुंजाइश अब हरक सिंह रावत के लिए बीजेपी में है भी नहीं। और हरक सिंह रावत भी चाहते हैं कि कांग्रेस अब किसी भी तरह से उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर ले, लेकिन कई नेताओं के बीच मतभेद है। चलिए, कई मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। शादाब शम्स जी इस वक्त हैं प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। शादाब जी, स्वागत है आपका। सूरत सिंह नेगी जी इस वक्त हैं वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के। सूरत जी, आपका स्वागत है। शादाब जी, आपने तो अपना काम कर दिया। हरक सिंह रावत, जब से आप लोग उनको पार्टी से बाहर निकालें तब से मतलब रो रो कर उनका बुरा हाल है, दहाड़ दहाड़ कर रो रहे हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है बीजेपी पार्टी, बीजेपी में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ा दिया गया, महंगाई बढ़ गई है, और जो बाकायदा हरक सिंह रावत की तरफ से काम किया जाना था वो काम भी आप लोग नहीं करने दिए। अब बताइए, आप लोग ने तो पल्ला झाड़ लिया, इतने बड़े प्रोफाइल के नेता बीच सड़क पर अब किधर जाएं, लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। कुछ रास्ता बताइए सर उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तो एक्सपर्टीज है इसमें, और मुझे लगता है कि ब्लैकमेलिंग की राजनीति जिस तरह से वो यही रुदाली बन के हमारे यहाँ आए थे और उन्होंने कहा था कि हम अन्याय हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ उनका सम्मान भी किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरा सम्मान किया। लेकिन जब व्यक्तिगत हित बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी इंतजाम करना जानती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मैं जानता हूं कि मेरी पार्टी अपने अनुशासन के लिए जानी जाती है। किसी कीमत पर भी कितना बड़ा नेता हो, अगर वो ये सोचे कि वो अपने हिसाब से यहाँ सब कुछ चला ले तो उसकी गलतफहमी जो कई नेताओं को हुई है, कई बार पहले भी कई बार दूर हुई है और इस बार भी दूर हो गई। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार थी तो भैया फिर अभी तक क्यों थे यहाँ? पहले चले जाते, दे देते इस्तीफा। क्यों नहीं दिया इस्तीफा? अब जब अंगूर टूट नहीं रहे हैं तो अंगूर खट्टे। हमने तो बाहर का रास्ता दिखा दिया कि ऐसा है, अगर आपको गलतफहमी है कि हम आपके बूते पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ नेता जो बाहर से आए उन्हें लगता है कि ये हमें जीत दिलाएंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना। हम तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और कार्यकर्ता ही हमारी ताकत है, यह नेता नहीं है। यहाँ तो बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, और इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 पार का जो नारा हमने दिया है मुझे चरितार्थ करेंगे। और बड़ी जिम्मेदारी से ये बात को कह रहा हूं, हरक सिंह रावत जी में दम हो। मैंने कहीं उनका सुना है, वो कह रहे हैं कि मेरे मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात वो कह रहे हैं। वो पहले भी उन्होंने एक बात कही थी, पहले डोईवाला से चुनाव लड़ने की बात कही थी जब निशंक जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब छोड़ के चले गए। अभी फिर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ूंगा। हम कह रहे हैं दम है तो आ जाओ। एक तरफ कह रहे कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, कोई शर्त नहीं होगी, बिना शर्त के जाऊंगा, कार्यकर्ता बन के रहूंगा। अभी कह रहे हैं कि मुझे तो वो दे दो, मैं तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, मुझे मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा दो। और फिर कहेंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ मत लड़ाओ, जो सबसे सेफ सीट हो वहां से लड़ा दो। मतलब शादाब जी, आप ये कहना चाहते हैं, या हम लोग जो समझ रहे हैं, कई चीजें तो समझ में पहले से आ रही थी कि जब से हरक सिंह रावत बीजेपी में आए, कांग्रेस में बगावत करके बीजेपी को चैन से नहीं रहने दिया उन्होंने, तभी से आप लोग परेशान थे हरक सिंह रावत को लेकर। और अफसोस भी होता होगा आप लोगों को कि क्यों हरक सिंह रावत को बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। इस तरह के अफसोस आप लोग की पार्टी के अंदर बड़े नेताओं की तरफ से होती थी क्या? कुछ नहीं, शुरू से ही हम लोग जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ने आता है, हाँ, क्योंकि हमें लगता है कि हम संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे। 2 सीटों से आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाना, ये कार्यकर्ताओं के संघर्ष पे तो बनी। और वो कार्यकर्ता जो तन मन धन जो खप गया, जिसकी हड्डियां गल गई, वो कार्यकर्ता अपनी दांत घिसता था, कहता था ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई पार्टी की कि इनकी ये जैसे कह रहे हैं हमें वैसे चलना पड़ रहा है। बार बार ये नाटक दिखाते, नखरे दिखाते हैं, पार्टी को असहज करते हैं।
और कहीं ना कहीं हमने बहुत, जैसे नई नई बहू आती है उसे संभाल के रखा जाता है, हमने कोशिश की कि हरक सिंह रावत चलो थोड़े से तेवर हैं, नेता हैं, इनको भी मान के समझा के चला जाएगा। कई बार उन्होंने जनहित की बात की, जैसे हॉस्पिटल की बात उन्होंने कोटद्वार में चलिए की। ठीक है सर, मैं समझ गया। मतलब जब पूरी तरह से जब कोई चारा नहीं बचा तो हरक सिंह रावत को आप लोग बेघर कर दिए। चलिए ठीक है, तर्क आपके पास जो भी अपने हैं, बाकायदा हम लोग भी कई बातें निकल कर सामने आती भी थी हम लोग के सामने। सूरज सिंह नेगी जी हैं। नेगी साहब देखिए, हैं तो आप ही के, है ना, आप लोग कहते हैं ना कांग्रेस के डीएनए वाले जो नेता बीजेपी के अंदर हैं वो आ जाइए, दरवाजे खुले हुए हैं। बहुत आसानी से कह देते थे आप लोग कि हम लोग की विचारधारा के लोग कोई भी इस पार्टी में आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी आला कमान की तरफ से, हाई कमान की तरफ से उनका स्वागत किया जाता है। हरक सिंह रावत फिर क्या दिक्कत हो रही है सर, बताइए। एक तरफ कुछ और कहते हो और जब सामने चीजें आ जाती है तो आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हो। हरक सिंह रावत को क्यों नहीं बुला रहे हैं और शर्त वर्त क्यों थोपने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए गौरी शंकर जी, इस देश में जो एक दल बदल को बढ़ावा देने का काम है, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको आज चरम पर पहुंचा दिया है। 2016 में आप ये देखिए कि चाहे उत्तराखंड का मामला हो, बहुत बड़ी संख्या में दल बदल करा के सरकार गिराने का प्रयास किया गया। मेघालय में हम ज्यादा होते हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी दल बदल करा करके सरकार बनाने में सफल हो जाती है। गोवा का उदाहरण देख लीजिए आप, कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, और मध्य प्रदेश का उदाहरण भी आपके सामने है। हरक सिंह रावत पर स्टैंड बताइए सर। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, हाँ। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने दल बदल को बढ़ावा दिया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 साल तक जब तक उनका उपयोग जब तक था तब तक उनका उपयोग किया, और आज उनको जो है दूध से मक्खी के कारण निकाल के बाहर कर दिया। सबसे बड़ी हत्या जिन्होंने की, इमरजेंसी जिन्होंने लगाई, बनी बनाई सरकारों को, जो इंदिरा गांधी के समय में तोड़ फोड़ की राजनीति, ये तो आपसे विरासत में मिली है लोगों को। आप बात करेंगे इस पे, और आपके सताए हुए थे, आपने उन्हें राजनीति नहीं करने दी तो वो भागे। हमने नहीं बुलाया, ना हमने कभी बुलाया था, न कभी बुलाएंगे। हम तो अपने दम पे राजनीति करते हैं, अपनी विचारधारा के दम पे राजनीति करते हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है कांग्रेस की विचारधारा की। और आपकी गलतफहमी सुनिए, आपको लगता है कि इन नेताओं के मुद्दे हम राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, शादाब जी थोड़ा सा रुकिए। देखिए मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मेरे सवाल का जवाब नेगी जी से नहीं आया है। मैं पूछना चाह रहा हूं, नेगी जी थोड़ा स्टैंड बताइए। आप लोग कहते थे ना नेगी जी कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, कांग्रेस के डीएनए है ना, कांग्रेस डीएनए वाले नेता किसी भी पार्टी में वो आ जाइए, दरवाजे खुले हुए हैं, कभी भी आ सकते हैं, उनका स्वागत है। तो हरक सिंह रावत पिछले 2 दिन से लगातार रो रहे हैं, दहाड़ दहाड़ कर रो रहे हैं कि कांग्रेस मुझे ले लो, कांग्रेस मुझे ले लो। आप लोग लेने के लिए तैयार नहीं है। जनता पार्टी के लिए रो रहे हैं। जब इनको मेरी जरूरत की तब इन्होंने मेरे को बिल्कुल सर आंखों पे बिठाया था, और आज ये जो है मेरे से पूछा तक भी नहीं। हाँ। और मैं अमित शाह जी को मिलने जा रहा था दिल्ली, और मेरी मुखबरी रास्ते में हो गई, और मेरे को जो है पार्टी से निकाल दिया गया। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रो रहे हैं कि इन्होंने जब उनकी जरूरत थी तब उसका उपयोग किया, उनको साथ में रखा, आपके पास रखे ना, बिना कारण मुख्यमंत्री का चेहरा आ रहा है, रख लो भाई। अभी तक तो चेहरा था नहीं आपके पास, अब रख लो मुख्यमंत्री का चेहरा। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूं नेगी जी, समझ रहा हूं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी आपके पास भी जानकारी होगी नहीं कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना है नहीं करना है। कई नेता कह रहे हैं कि कर देंगे लेकिन शर्त होगी। अब पहले तो ये शर्त वर्त वाली बात होती नहीं थी। हाँ, एक शर्त जो हरीश रावत की तरफ से एक बात कही गई थी उनकी तरफ से कि जिनको आना है आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग करके पार्टी में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यही सिर्फ शर्त होगी या फिर इसके अलावा और भी कई सारे शर्त होंगे? हालांकि हरक सिंह रावत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मतलब किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं है, बस कांग्रेस पार्टी मुझे बुला ले, उस दिन से उनकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। बाकी इतना रो रहे हैं कि हम लोग भी बुरा लग रहा है। बीजेपी ने भले निकाल दिया हो, लेकिन रो किस ले रहे हैं? हम नेगी साहब कह रहे हैं बीजेपी के लिए रो रहे हैं। अब बीजेपी के लिए क्यों रोएंगे?
क्यों जाएंगे बीजेपी में? कांग्रेस के लिए रो रहे हैं दरअसल, जहां जिस पार्टी के थे वो वहां जाने के लिए रो रहे हैं, आप लोग ले ही नहीं रहे हो। संगीता जी इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। संगीता जी स्वागत है आपका। तीसरा विकल्प देने की बात आप कह रही हैं संगीता जी कि तीसरा विकल्प हम देंगे, और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देख भी पा रही होंगी कि बीजेपी और कांग्रेस में देखिए कितना घमासान मचा है। चुनाव से पहले बड़े बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया जा रहा है, बड़े नेताओं को पार्टी के अंदर लेने से लोग मना कर रहे हैं। आप लोग के पास कोई कद्दावर नेता तो है नहीं। कई लोग आरोप भी लगाते रहे कि ये आम आदमी पार्टी नहीं 8 आदमी पार्टी है, इसी की बदौलत ये उत्तराखंड में जीतने के दावे कर रही है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि 8 आदमी वाला जो दावा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, दरअसल आम आदमी के मुद्दे उठाकर के जीत का परचम आप लोग लहराओगे इस बार, क्या रोड मैप है, बताइए संगीता जी। देखिए ये दोनों पार्टियों में तो घमासान मचा हुआ ही है, और ये एक दूसरे की ए और बी टीम। 2016 में देख लीजिए तो कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले जाते हैं, और आज बीजेपी से कांग्रेस में 2 विधायक आ चुके हैं और तीसरे को बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है, और फिर कांग्रेस से प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बीजेपी में चली जाती है। तो ये घमासान इनका चलता रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने 51 जो है प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं, और बाकी सीटों में विधानसभा प्रभारी घोषित कर दिए हैं, और आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और हमारा बूथ लेवल पे चल रहा है लगातार निरंतर डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये अपने घमासानों में ही उलझे हुए हैं, इसीलिए अभी तक अपनी लिस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हैं प्रत्याशियों की। और हमारी वर्चुअल रैलीज भी 10 तारीख से 16 तारीख तक लगातार चल रही हैं, और आज खत्म हुई हमारी वर्चुअल रैली। आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी है। तो हमारा काम जो है वो जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों की बात करना है, और जनता के बीच के ही लोग प्रत्याशी के रूप में खड़े। तो ऐसा क्यों लगता है आपको संगीता जी, ऐसा क्यों लगता है? मैं जरूर पूछना चाहूंगा हर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता या नेता से कि ऐसा क्यों लगता है कि 21 साल के दरमियान बीजेपी चाहे कांग्रेस दोनों की सरकारें वहां पर रही, उन्होंने आम आदमी के बारे में सोचा ही नहीं? क्या इतनी बड़ी शून्यता है उत्तराखंड की राजनीति में कि उस शून्यता की भरपाई करने के लिए आम आदमी पार्टी आई है? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कोई काम नहीं किया। देखिए 21 सालों में इन नेताओं ने केवल अपना भला किया। जो उत्तराखंड शहीदों के सपनों का एक काउंटर कर सकते हैं शादाब जी या नेगी साहब संगीता जी को। जिस परिपाटी के लिए उत्तराखंड बना था, उस परिपाटी को लेकर क्या आज उत्तराखंड 21 वर्षों बाद है? हम स्वास्थ्य की बात करें, हम शिक्षा के यहाँ के स्कूलों की बात करें, तो क्या आज सरकारी स्कूलों में वो व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए? यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ की माताओं बहनों ने अपनी अस्मिता लुटाने के बाद इस राज्य को बनाया, और इस परिकल्पना से बनाया कि यहाँ हमारे बच्चे रोजगार होगा उनके पास। लेकिन क्या आज वो है? तो हम किस चीज की बात करें? भ्रष्टाचार यहाँ राज्य में लगातार फलता फूलता आया है, और दोनों ही पार्टियों ने किया है। क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां यहाँ रही हैं, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों की ही बनती है। क्योंकि 11 साल बीजेपी और 10 साल कांग्रेस रहे हैं। तो आप लोग एक मिनट संगीता जी, आप लोगों के ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि ये पार्टी जो है हर स्टेट में अलग अलग चरित्र के साथ उतरती है। अलग अलग चरित्र, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। अलग अलग हर राज्य की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है। हर राज्य मतलब कहीं साधु बन जाती है पार्टी, तो कहीं बहुत बड़ा साधु बन जाती है। इन 2 पार्टियों का है ये चाल चरित्र चेहरा, इन 2 पार्टियों का है। आम आदमी पार्टी केवल जनता के मुद्दों की बात करती है, जिस राज्य में भी जाती है। हर राज्य की अपनी अपनी जरूरतें, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ अगर बिजली बनती है और हम फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, तो हम गलत नहीं कर रहे। अगर कोई राज्य बिजली खरीद कर दे सकता है, तो उत्तराखंड तो ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो हम अच्छा शादाब जी एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी वाले सब कुछ फ्री कह रहे हैं, फ्री दूंगा। आप लोग को फ्री देने में क्या दिक्कत है सर? आम आदमी को तो फायदा ही होगा ना, बताइए शादाब जी। अभी ये टैबलेट फ्री दे रहे थे पर दे नहीं पाए। अगर आप 2 मिनट चुप कर देंगे तो शायद मैं बोल पाऊं। संगीता जी आप जो आरोप लगा रही हैं शादाब जी जवाब देंगे उसका, बोलिए सर। इनकी ये झूठ की दुकान है आम आदमी पार्टी। इनके पास यहाँ कुछ नहीं है। ये किराए के लोग लाके यहाँ खड़े करके इन्हें लगता है कुछ कर लेंगे। 2 बार हम इनकी जमानतें जब्त करा चुके हैं। किराए के लोग नहीं है,
यहीं अरे के भाई लोग पहले सियासी सुन लीजिए, संकट 2 में बार हैं, जमानतें जब्त उत्तराखंड करा के दी और लोग हैं। कितनी इस बार भी करा के भेजेंगे। मैं खाता खुल नहीं रहा है, बातें इतनी बड़ी बड़ी, हैसियत के हिसाब से बात करो, हैसियत के हिसाब से बात आप करो। किराए की बात मत करिए, हम किराए के लोग नहीं लाते, किराए जब व्यक्ति का बीजेपी से फिर उन्हें बर्खास्त कर साया उसके वजूद से बड़ा होने लगे तो समझ लीजिए कि सूर्य अस्त की तरफ है। उसका सूर्य उदय होने से पहले अस्त पे पहुंच गया है। आपका ही थ्रेट नहीं है हमारे लिए, आपका खाता नहीं खुलेगा, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। खाता भी नहीं खुलेगा, खाता भी नहीं खुलेगा, लिख के देने के लिए तैयार। उठा पटक चल रही है। तो उठा पटक से क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी को? अब कांग्रेस कह तो रही है, क्यों नेगी साहब? संगीता जी कह रही हैं कि कुछ किया ही नहीं आप लोगों ने। बीजेपी को तो 1000 आरोप बीजेपी के ऊपर लगा दिया उन्होंने, और एक आध हजार आरोप आपके ऊपर भी संगीता जी ने लगाया। अब आप लोग भी रहे तो कुछ किया नहीं उत्तराखंड के लिए। अब आम आदमी पार्टी आई है, लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को ही होना है उत्तराखंड में। ये बता दें आम आदमी पार्टी की इसने आज तक उत्तराखंड के लिए किया क्या है? और पिछली बार भी ये लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, मैदान छोड़कर भाग गए थे। आप ये देखिए, दिल्ली की बात करने वाले उत्तराखंड का बोल ही नहीं जाते, और जब तक उत्तराखंड का बोल नहीं जाते उत्तराखंड में क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की टीम है और उत्तराखंड की जनता जनता शिक्षित लोग हैं, यहाँ के लोग आगे वाले नहीं है। तो इस बार जो है जनता, आप ये देखिए, न तो 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए, न महंगाई कम हुई, बेरोजगार यहाँ पर त्रस्त है, महिला सुरक्षा खतरे में है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं। क्यों शादाब जी, अब नेगी साहब आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके खिलाफ देखिए 2 पार्टी अब आ चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी, दोनों जम करके आरोप लगा रही है। अब आप हैं बीजेपी के प्रवक्ता शादाब जी, तो प्रवक्ता के पास तो ढेर सारे तर्क होने चाहिए। ये दोनों पार्टियां ए टीम और बी टीम है, इसलिए हमने आपरेस का गठजोड़ कहते हैं, आप और कांग्रेस का गठजोड़ आपरेस। और दूसरी बात सुनिए, अरे बाबा भाई मुझे मालूम है, बोलने नहीं दोगे, दोनों के पेट का दर्द है, इकट्ठा है, मुझे मालूम है, चिंता मत कीजिए, कितनी सेटिंग गेटिंग कर लीजिए। हमने पहले भी आपकी जमानतें जब्त कराई, एक पार्टी की जमानत जब्त कराई, दूसरी वाली को इकाई पे समेट दिया था, चिंता मत करो, इस बार भी एक को इकाई पे समेटेंगे, दूसरे की हम जमानत बचने नहीं देंगे। और हम पूरी तरह से आश्वस्त है, युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 7 बार का जो नारा दिया उसे चरितार्थ करेंगे और गलतफहमियां जितनी है उन्हें सारी गलतफहमियों को दूर करेंगे। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, युवा, उत्तराखंड के युवा ही सबसे ज्यादा परेशान है आपकी सरकारों से। 5 साल तक आपने भ्रष्टाचार में डुबा दे क्या प्रदेश को? दोबारा भ्रष्टाचार में डुबाने चाह रहे हैं, जो खून लगा है वो भ्रष्टाचार का, उसे दोबारा चाह रहे होगे कि दोबारा लूटना खरोचना शुरू कर दे। लग रहा होगा कुछ मलाई आ गई है दूध के ऊपर, फिर चाट लेते हैं। जनता मौका देने वाली नहीं है। दिल्ली में विनय बंसल चाट रहे हैं, कोरोना टेस्टिंग घोटाला याद कीजिए, विनय बंसल पीडब्ल्यूडी घोटाले में 14 दिन तक अभी जेल की रियासत से बाहर आए, हिरासत से बाहर आए हैं। जरा विनय बंसल अरविंद केजरीवाल जी की शादी के बेटे, ये भी बता दीजिए। कहती है कि आप जांच कराइए और सजा दिलवाइए जो सुरेंद्र बंसल। अच्छा चलिए रुकिए 1 मिनट रुकिए, आप तीनों रुकिए थोड़ा सा। शादाब जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, शादाब जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हरक सिंह रावत को ठीक है आपने बाहर निकाल दिया, हम लोग के पास एक जानकारी आ रही थी कि अभी कई लोगों पर गाज जो है बीजेपी के अंदर गिरने वाली है। कई ऐसे नेता हैं जो 1-2 साल से पार्टी के अंदर भीतर घात कर रहे थे, जिसको आपने ब्लैकमेलिंग भी, बाकायदा आपने एक बात कहा कि ब्लैकमेलिंग करके कोई है ना इस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बाहर ही कर दिया जाएगा। क्या कई लोगों के ऊपर और गाज गिरेगी? क्या इस बार इस चुनाव की जो रणनीति है उसमें ऐसे लोगों को बाहर रखा जाएगा? क्या है शादाब जी, जरा बताइए, क्लियर बताइए थोड़ा सा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने जिस अनुशासन के लिए जानी जाती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लचीला हो रहा था, और वापस मेरे युवा मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर जिस तरह से निर्णय लेना शुरू किया है वो साफ संकेत है कि किसी कीमत पर भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी कीमत पर भी ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो करने की कोशिश कर रहा है, जिसका जरा सा भी मन है, जो हमारे यहाँ किसी लालच से आया है, उसे बड़ा निवेदन
के माध्यम से भी कर रहे हैं। किसी को जरा सी गलतफहमी हो तो तुरंत चलाएं। हमें बिल्कुल आपकी आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ दिल से जुड़ना चाहता है वो हमारे लिए हमेशा मोस्ट वेलकम है। और किसी कीमत पर भी कोई समझौता, भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बना रही है और हमने कहा इस बार पार, तो हम कितने मजबूत है वो उसके बताने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे मुख्यमंत्री का कॉन्फिडेंस है, ये मेरे प्रदेश अध्यक्ष का कॉन्फिडेंस है जो दिख रहा है। ये किसी कीमत पर भी। चलिए मैं समझ गया एक बात मैं पूरी तरह समझ गया कि बीजेपी चुनाव से पहले ऐसे किसी भी तरह की कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है जो उसको चुनाव में नुकसान पहुंचाए। हरक सिंह रावत तो वाकई में 2 साल से दरअसल चाहते क्या थे, आज तक समझ में चीजें नहीं आई। कांग्रेस में से कह रहे क्या नेगी साहब, आप लोगों को तो पता होगा ना कि हरक सिंह रावत चाहते क्या थे। 2 साल से आप लोग भी लगे हुए तो थे ना, उकसा तो रहे थे, आग लगा रहे थे आप लोग, और जब वक्त आया उनको लेने का तो आप लोग फरार हो गए, सब खामोश हो गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी आ जाइए अब क्या करें। थे इन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। अरे 5-5 अध्यक्ष लेके बैठे हो, एक अध्यक्ष पे भरोसा नहीं है क्या? 5-5 अध्यक्ष लिए, उनको जो है 5 अध्यक्ष बना दिए प्रदेश के, एक अध्यक्ष पे भरोसा नहीं था क्या देगी जी? एक अध्यक्ष पे भरोसा नहीं था, 5-5 अध्यक्ष बनाने पड़ गए आपको। वो बात अध्यक्ष नहीं बनाए भैया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। दादा क्या होता है कार्यकारी अध्यक्ष? ये कहो झुनझुना दिया है। अरे क्या मजाक बना रहे हो? जूते में दाल बैठ रही है पूरी कांग्रेस में, आप कह रहे हो पता नहीं है। जनता को बेवकूफ समझते हो। इतना काम अगर जो मुख्यमंत्रियों के विकास में लगाया आपने, उतना बेरोजगारों के बारे में सोच लेते, पलायन के बारे में सोच लेते। 8 लाख से अधिक नौकरियां। मैं एक आखिरी सवाल संगीता जी से पूछूंगा। संगीता जी एक बात बताएं, इस वक्त आप कह रही है ना कि वर्चुअल रैली इस वक्त हम लोग की चल रही है, वर्चुअल रैलियों में किन किन बातों पे फोकस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए, इसको हम लोग जानना चाहते हैं इस बात को। देखिए, हम यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूलों के हालात हैं और जो लॉलीपॉप बांटने से बंद कर दीजिए। महिलाएं, अगर हम आज बात करें तो प्रसव के दौरान बच्चों का आंकड़ा सबसे ज्यादा उत्तराखंड है। तो हम इन सारी चीजों पर फोकस कर रहे हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और यहाँ की सड़कें जो गाँव तक कनेक्ट नहीं हो पाई हैं, जिनकी वजह परेशान हो गए, लोगों को इलाज जो है वो नहीं मिल पाता क्योंकि अस्पताल तक जाने में सड़कें ही नहीं है तो डोली पर ले जाना पड़ता है। ये यहाँ के हालात हैं। तो हम जो यहाँ की जमीनी स्तर की परेशानियां हैं उन सब पर फोकस कर रहे हैं। हम चाहे 1000 रुपए महिला को देने की बात हो, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, रोजगार की बात हो और पलायन को रोकने की बात हो, हम इन सभी मुद्दों पर अपनी रैलीज कर रहे हैं और जो जनता के साथ डोर टू डोर कनेक्ट कर रहे हैं उसमें भी हम ये सारी बातें जनता के बीच रख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आएगी तो यहाँ 300 यूनिट। चलिए ठीक है संगीता जी आप आई, शुक्रिया। शादाब जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेगी साहब धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना है। नमस्कार।